हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप यूनिट थर्ड द फर्स्ट चैप्टर ओवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर सीगा लॉज ऑफ मोशन। वी आर स्टार्टिंग अवर सेकंड चैप्टर, यूनिट थर्ड चैप्टर सेकंड, व्हिच इज फ्रिक्शन। ठीक है, इजी चैप्टर है। ऑलरेडी फ्रिक्शन बारे थोड़ा बहुत तुम पहला पढ़े हुए हो, बस उसको अपने डिटेल स्टडी करना है। ये सारे चैप्टर फ्रिक्शन की ही गल की जाएगी, फ्रिक्शन के ही कंसैप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये सारा चैप्टर फ्रिक्शन से रिलेटेड है, इजी चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी चैप्टर। ओके, तो आप स्टार्टिंग कर दें। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की है, फ्रिक्शन के कारण की है, फ्रिक्शन क्यों लगती है, ये डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स कोज, इसका कारण। चलो पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन एक एहजी फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, पहली गल तो क्लियर, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन एक एहजी फोर्स है ਜਿਹੜੀ मोशन ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। फ्रिक्शन acts on a body। फ्रिक्शन बॉडी पे कदों लगेगी, व्हेन या बॉडी एक्चुअल मूव करे, व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव्स या बॉडी मूव करने की टेंडेंसी हो गई, व्हेन बॉडी हैव टेंडेंसी टू मूव। पहले तो मैं तुम्हें दोनों की मीनिंग क्लियर कर रहा हूं, ये ना मीनिंग की है, ये ना मीनिंग की। ठीक है, बट फ्रिक्शन, मैं तो फ्रिक्शन बारे की जैसे फ्रिक्शन एक एहजी फोर्स है बेटा, जेडी बॉडी ते उदों लगेगी, जेडी बॉडी ते उदों लगेगी जदों बॉडी या तो एक्चुअल मूव करे, असल च बॉडी मूव करे या उस मूव करने की टेंडेंसी हो। ओके, ਇਹਦਾ मीनिंग बॉडी मोशन च है, जो बॉडी मोशन च है, जो बॉडी मूव कर रही है उस वक्त उस पर फ्रिक्शन लगेगी। ओके, हैव अ टेंडेंसी टू मूव का मतलब, हैव टेंडेंसी टू मूव का मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही बट मूव करने की टेंडेंसी रखती है, बॉडी मूव करने वाली है। बॉडी मूव नहीं कर रही, बस मूव करने वाली है, हैव टेंडेंसी टू मूव, वो मूव करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग तो बिल्कुल आसान है कि बॉडी एक्चुअल किस च होवे, मोशन च, उस ते लगेगी फ्रिक्शन। समझ गए, बॉडी एक्चुअल किस च होवे, मोशन च, एक्चुअल च मूव कर रही होवे उस ते फ्रिक्शन लगेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉडी अगर मूव नहीं कर रही बट उस च मूव करने की की होवे टेंडेंसी, बॉडी रुकी हुई है बट उस च वो मूव करने वाली होवे, मूव करने वाली होवे, मोशन च आने वाली होवे, फिर उससे फ्रिक्शन है। कि मैं समझाना है, ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी होगा, मैरिकल्स दिक्कत ना दे। क्लियर, जिमें फॉर एग्जांपल सपोज करो दिस इज वन सरफेस, इसके ऊपर सेकंड सरफेस, एक टेबल है, टेबल ऊपर कोई बुक या ब्लॉक पे स्टेशनरी है,
कोई फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, अप्लाइड फोर्स जीरो, असी कोई फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, बुक स्टेशनरी है, ठीक है, बुक स्टेशनरी है बेटा, असी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, इस दे विच कोई फ्रिक्शन नहीं आएगी, बॉडी रेस्ट है, स्टेशनरी है एंड इसको मूव करने की टेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे कोई अप्लाइड फोर्स, कोई फोर्स असी अप्लाई नहीं की हुई, इनू मूव करवाने वास्ते असी कोई फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, अप्लाइड फोर्स जीरो है, दैट्स व्हाई इस बुक के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट है, बॉडी रेस्ट है एंड इस मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, इस करके बॉडी रेस्ट है एंड इस मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, इस करके इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगी, ठीक है। हाँ, सपोज करो बॉडी रेस्ट से असी फोर्स अप्लाई करती हो, देयर वी अप्लाई सम फोर्स, वी अप्लाई सम फोर्स, ठीक है, बट जो असी फोर्स अप्लाई की है दिस इज नॉट सफिशिएंट, ए फोर्स सफिशिएंट, सपोज करो ए फोर्स सफिशिएंट नहीं है ये बुक को मूव करवा सके, बुक still book is stationary, still book is stationary, book ते force भी लग रही है, listen, book ते force भी लग रही है and still book is stationary, फिर इसमें फ्रिक्शन लगेगी, इसमें फ्रिक्शन लगेगी, now इसमें फ्रिक्शन लगेगी, यह फ्रिक्शन थोड़ी अप्लाइड फोर्स को की करेगी, बैलेंस करेगी, यह फ्रिक्शन थोड़ी अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करके उनको कैंसिल करेगी, दैट्स व्हाई बुक इज स्टेशनरी। बस ये कहेंगे कि बुक स्टेशनरी है बट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, लिसन केयरफुली, बुक स्टेशनरी है बट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स बुक च मूव करने की है टेंडेंसी, बुक मूव नहीं कर रही बट उस मूव करने की टेंडेंसी है, किसके कारण? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, इसके फ्रिक्शन। समझ आ गया ना इस पॉइंट पर? मैं तुमको ज्यादा वाले डिटेल कुछ नहीं दसी, मैं सिर्फ तुमको एक पॉइंट का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं, वाले पॉइंट का भी हैव अ टेंडेंसी टू मूव का मतलब की भी कोई चीज मूव ना कर रही होवे बट उस मूव करने की टेंडेंसी होवे ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स, कुछ फोर्स के कारण बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी होवे, बेशक बॉडी मूव ना कर रही होवे बट बॉडी च अगर मूव करने की टेंडेंसी है तो उसमें फ्रिक्शन लगेगी, समझिए? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया भी फ्रिक्शनल फोर्स कदों लगती है, हो गया क्लियर? कदों लगती है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ दो ही केसेस में लगेगी, दो केसेस। फर्स्ट केस बॉडी सच्ची मूव कर रही हो, बॉडी असल च मूव कर रही हो फिर उसमें फ्रिक्शन लगेगी, क्लियर? दूसरा केस बॉडी मूव ना कर रही होवे बट ड्यू टू सम फोर्स उस मूव करने की होवे टेंडेंसी, फिर उसमें फ्रिक्शन। अगर तुसी कहते कि बॉडी स्टेशनरी है एंड उस पे अप्लाइड फोर्स जीरो है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, फिर बेटा क्योंकि बॉडी रेस्ट है एंड बॉडी मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, इन दैट केस फ्रिक्शन नहीं लगेगी, एग्रीड? तो समझ आ गया कि फ्रिक्शन कब लगेगी, टेल मी कब लगेगी, बस यही पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखो, कांसेप्ट बिल्ड करो अपना, कि फ्रिक्शन स्टेशनरी बॉडीज पे भी लग सकती है, ठीक है? हाँ, वो बच्चा ने माइंड से कई बार ये आ जाता होगा कि सर जो बॉडी स्टेशनरी है भी उस पर फ्रिक्शन लगेगी, तो ਉਹਦਾ कांसेप्ट ये है भी जे बॉडी स्टेशनरी है एंड बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो ਇਹਦਾ मतलब है
टेंडेंसी नहीं है, इस करके उसे फ्रिक्शन नहीं लगेगी। हाँ, अगर कंसेप्ट ए हो लाइक दिस बॉडी स्टेशनरी है, ਅਸੀਂ फोर्स अप्लाई की हुई है, स्टिल ਅਸੀਂ फोर्स अप्लाई की हुई है, स्टिल बॉडी इज स्टेशनरी। साडी फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी बॉडी स्टेशनरी है, क्योंकि साडी फोर्स उतनी सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी को मूव करवा सके। इन दैट केस बॉडी मूव नहीं कर रही, इस केस बॉडी मूव नहीं कर रही, बट इस फोर्स के कारण बॉडी च मूव करने की की आ गई बेटा टेंडेंसी। जो बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी उस पे फ्रिक्शन लगेगी, वो फ्रिक्शन ही है जो थोड़ी अप्लाइड फोर्स नु बैलेंस कर रही है, अपोज कर रही है, जिस कारण बॉडी इज स्टेशनरी। समझ गए? सो फाइनली वी कंक्लूड दैट वी फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी ते उदों लगेगी जो बॉडी या एक्चुअल च मूव करे या बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी हो, टेंडेंसी फिर फ्रिक्शन लगेगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेसेस दे बिटवीन लगती होती है। इन सपोज करो दिस इज सरफेस ऑफ टेबल एंड दिस इज बुक, तो जी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इन दोनों सरफेसेस दे बिटवीन लगेगी। सपोज करो मोशन अगेन हो रहा है, बुक का मोशन अगेन हो रहा है, ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस दे बिटवीन लगेगी, बीच विचाले अलोंग द टेंजेंट लगेगी, अलोंग द टेंजेंट एंगल दे अलोंग नहीं लगेगी, एम नहीं लगेगी, भी हमें सोचो एम लगेगी, फ्रिक्शन नहीं, गलत है, ठीक है? अलोंग द टेंजेंट लगेगी, मोशन तो ऑपोजिट लगेगी। 3 पॉइंट्स मिलेंगे इन between the two surfaces लगेगी, second along the tangent लगेगी, third opposite to motion लगेगी। क्लियर? सो हम फ्रिक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन बनी की कंप्लीट डेफिनेशन बनी कि फ्रिक्शनल फोर्स एक एहजी फोर्स है जेडी दो सरफेसेस दे बिटवीन लगदी है, अलोंग द टेंजेंट लगदी है, मोशन तो ऑपोजिट लगदी है, ते उदों लगेगी जदों बॉडी एक्चुअल मूव करे या उस मूव करने की टेंडेंसी हो। बेटा मैं फिर बोल रहा, सेकंड पॉइंट चंगी तरह क्लियर हो गया? नहीं क्लियर होया तो प्लीज वीडियो दोबारा तो चेक करो। क्लियर? समझ गए? सो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, किधर को लग रही है फोर्स, ये क्लियर हो गया। हम आप डिस्कस करांगे ना कोज, इसका कारण की, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लग रही है? ये दो कारण दसे हैं बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स लगन दे दो कारण दसे हैं। बेटा मेरे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है? पहला ये वाला रिपोज अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी सरफेस है, बुक का सरफेस है या किसी भी चीज का सरफेस है, लाइक मेरे को बुक है, अगर आप इस सरफेस को अपनी नेक्ड आई नाल देखते हैं, नेक्ड आई नाल एज इट इज, है ना, सामने भी लगता है कि ये सरफेस बहुत स्मूथ है, दिस सरफेस इज वेरी स्मूथ, सामने में लगता है कि सरफेस स्मूथ है। बट जो असी इसे बुक नो, इसे सरफेस नो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की हेल्प के नाल देखांगे विद
द हेल्प ऑफ हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप सानू पता चलेगा ये सरफेस स्मूथ नहीं है, इस बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइक दिस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। जिन्ने बेटा ये अप्स है जेड़ा पोर्शन ऊपर को है ऊपर को इन्हें बोलते हैं प्रोग्रेशंस एंड जिन्ने नीचे को ने बेटा पोर्शंस इन्हें बोले जाते हैं डिप्रेशंस। अप्स की बोलते हैं प्रोग्रेशंस, डाउन्स की बोलते हैं डिप्रेशंस। ठीक है, तो जेड़ा सरफेस सानू नेक्ड आई नाल स्मूथ नजर आ रहा सी, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ, ਐਨੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਦੂਸਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਨ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ बोलो progressions of one surface is interlocked with the depressions of second surface। एक surface ਦੀਆਂ progressions दूसरे surface ਦੀਆਂ depressions फस ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ interlocking ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसे interlocking ਕਾਰਨ motion oppose ਹੁੰਦਾ है, friction appear ਹੁੰਦਾ है। वो इंटरलॉकिंग है बेटा जी मोशन अपोज करती है, मोशन होने नहीं देती, इसे इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन अपीयर होगी। जिन्नी ही इंटरलॉकिंग जितनियां प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस ज़्यादा होंगी उन्नी इंटरलॉकिंग ज़्यादा होएगी, उन्नी फ्रिक्शन भी ज़्यादा अपीयर होगी। जिन्नियां प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस घट होंगी घट है ना, उन्नी इंटरलॉकिंग घट होएगी, उन्नी फ्रिक्शन घट अपीयर होगी। यही कारण है बेटा भी किसी सरफेस को जो तुम पॉलिश कर देते हो पॉलिश, तो पॉलिश इन्हां प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशंस फिल हो जाती है। एक सरफेस को पॉलिश करना तो पॉलिश कारण प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशंस भर जाती है, फिल हो जाती है। फिर प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशंस घट गया, इंटरलॉकिंग घट गई, फ्रिक्शन घट गई। किसी भी सरफेस को पॉलिश करने वाला फ्रिक्शन घट गया। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसैप्ट जो असी किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखांगे तो सानू सरफेस नजर नहीं आएगा, उस सरफेस से सानू पता चलेगा बहुत सारे प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशंस हैं। तो यह जे दो सरफेसिस जो जो एक दूसरे के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उन्होंने प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस इंटरलॉकिंग हो जाएगी, उस इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन होती है। जिन्नी इंटरलॉकिंग ज़्यादा उन्नी फ्रिक्शन ज़्यादा, जिन्नी इंटरलॉकिंग घट उन्नी फ्रिक्शन घट। सेकेंड दूसरा कोड है बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा एक सरफेस के एटम्स ऑफ वन सरफेस ते दूसरे सरफेस के एटम्स ऑफ सेकेंड सरफेस के एटम्स की गल कर। एटम्स कोई भी मटीरियल है बेटा वो एटम्स में बना होता है, चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मेटल्स नॉन मेटल्स कोई भी मटेरियल है वो किसको बना होता है, एटम्स से बना होता है। तो एक सरफेस दे एटम्स ते दूसरे सरफेस दे एटम्स दे विच आपस च फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सी
एटॉमिक या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते एक सरफेस के एटम्स दूसरे सरफेस के एटम्स को अट्रैक्ट कर देते हैं एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं बेटा आपस में ठीक है इन्हां एटम्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को मूव होने नहीं देते एक सरफेस के एटम्स दूसरे सरफेस के एटम्स को अट्रैक्ट करके उन्हें मूव होने तो रोकणगे तो दैट interatomic or intermolecular force of attraction appears as a friction जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा अपीयर होगी क्योंकि उतना मोशन ज्यादा अपोज होएगा जितनी एक सरफेस ते दूसरे सरफेस के एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना मोशन ज्यादा अपोज होएगा उतना एक सरफेस दूसरे सरफेस ऊपर मूव नहीं कर पाएगा क्लियर सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कांसेप्ट देखो फ्रिक्शन का कारण ये भी है फ्रिक्शन का कारण ये भी है कई कांसेप्ट्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ द cause फ्रिक्शन ਦੇ ਜਿਹੜੇ cause है what is the cause of friction ਇਹ ਦੋ ਨੇ according to old concept ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ friction appear ਹੁੰਦੀ ਹੈ due to progressions and depressions ਦੀ interlocking ਕਾਰਨ and according to modern concept ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ friction appear ਹੁੰਦੀ ਹੈ due to the interatomic or intermolecular force of attraction एक सरफेस ਦੇ एटम्स दूसरे सरफेस ਦੇ एटम्स ਨੂੰ अट्रैक्ट ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ फ्रिक्शन अपीयर ਹੁੰਦੀ so this is the cause of friction the whole friction ਦੀ basic concept clear ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ फ्रिक्शन ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ फ्रिक्शन ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ फ्रिक्शन क्यों लगती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ clear hope you understand very well thank you very much